हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्रिया शारीर का 10th लेक्चर है। इसके 9 लेक्चर में हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है अभी तक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोष धातु मल क्षय वृद्धि लक्षण। टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए 2-3 पार्ट में इसको कवर करेंगे। और जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, तो इसके लिए आपको पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको ये अवेलेबल होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले क्षय के लक्षण पढ़ेंगे, वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, दिमाग से स्किप हो जाता है कि मैंने ये क्षय में पढ़ा था कि वृद्धि में पढ़ा था। तो हमेशा आपको इसी तरीके का चार्ट बनाना है कि पहले कम वाला लिखें फिर बढ़ने वाला लिखें, क्योंकि कम से ही तो कोई चीज बढ़ेगी ना। तो पहले क्षय का लक्षण याद करिएगा फिर वृद्धि का, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में याद नहीं आता तो फिर आपको इतना याद आता है कि मैंने इसको साइड में लिखा था, है ना। पहले जो लक्षण था, जैसे आ गया निष्प्रभत्व, तो आपको रहेगा कि इस वाले कॉलम में मैंने पढ़ा था तो क्षय का ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इमेजिनेशन से भी आपको चीजें याद रह जाती है। ठीक है, तो वात के कारण क्या होता है, जब वात क्षय होता है तो क्या होगा, वृद्धि होगा तो क्या होगा। तो जनरली आपको पहले कर्म के श्लोक याद होना चाहिए। तो हमने वात के श्लोक में क्या पढ़ा था, उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति मताम वात कर्मा अविकारजम। मतलब जितने भी उत्साह होता है ना, चेष्टाएं होती हैं, उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वायु होता है। और हमारी इंद्रियां सुचारू रूप से संचालित हों, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वायु होता है। अगर यही वायु कम हो जाए, क्षय हो जाए, तो क्या होगा, सारी जो क्रियाविधि है वो भी कम कम होने लगेगी, उनका क्षय हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी चीज आप याद कर रहे हैं तो पहले आपको कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो मंद चेष्टा हमने क्या पढ़ा था, वायु जो है चेष्टा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, अगर वायु का क्षय हो गया तो चेष्टा भी कम हो जाएगी। ठीक है, अल्प वाक्यम, वायु के कारण व्यक्ति ज्यादा बोल पा रहा है, उत्साह के साथ बोल पा रहा है। अगर वायु का क्षय होगा तो बोलेगा भी कम। तो अल्प वाक्य, अप्रहर्ष, है ना, कोई भी प्रहर्ष नहीं रहता है, बहुत मंद मंद रहता है। मूढ़ संज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनको सुचारू रूप से संचालित कौन कराता है, वायु कराता है। अगर वायु कम हो जाएगा तो हमारी संज्ञा भी कैसी हो जाएगी, मूढ़ हो जाएगी। हमारी इंद्रियां प्रॉपर जागृत अवस्था में नहीं रहेंगी तो संज्ञा कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो मूढ़ संज्ञता भी क्षय का लक्षण है। देखिए कोई भी कोड नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन बगैर कोड आपको 100% याद होने वाला है। लास्ट में इससे क्वेश्चन भी पूछूंगी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है अभी तक के तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और हाँ शेयर भी करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा तो आपको ये फर्स्ट ईयर में बहुत फायदा होने वाला है। इससे आप एग्जाम में इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए वृद्धि के लक्षण में क्या होगा, वाक पारुष्य, है ना, जो बोलेगा वो परुषता के साथ बोलेगा। वायु बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उदान वायु बोलने का काम कराता है। ये कम होगा तो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, ज्यादा होगा तो बोलेगा तो बहुत खर खर बोलेगा, परुषता के साथ बोलेगा। कार्श, है ना, व्यक्ति दुबला पतला कब होता है, बोलते ना कोई दुबला पतला व्यक्ति आता है तो ये तो वात प्रधान वाला व्यक्ति होगा, बहुत दुबला पतला सा है। ठीक है, कार्श्य और कार्ष्ण्य, कार्ष्ण्य मतलब थोड़ा सा उसका कलर जो है कैसा रहेगा, कृष्ण कलर लिए हुए रहता है। गात्र में स्फुरण होता है, जैसे संधिवात का पेशेंट होता है, क्या करता है, जब चलता है ना तो उसके ज्वाइंट से चट चट की आवाज आती है ना, क्रेपिटेशन, वो स्फुटन होता है, वो यहाँ पर नहीं है। स्फुरण मतलब क्या होता है, पूरी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन टाइप से होता है। तो वायु बढ़ेगा तो पूरी बॉडी में क्या कराएगा, सेंसेशन कराएगा। ठीक है, उष्ण कामिता, वायु कैसा होता है, शीतल होता है तो उसको गर्म चीजों की इच्छा रहती है, अपोजिट गुण के लिए अट्रैक्ट करता है ये। ठीक है, निद्रानाश, सभी जानते हैं वायु बढ़ेगा तो निद्रानाश आती है, कफ बढ़ेगा तो निद्रा बहुत आती है। ठीक है, अल्प बल, बल कैसा रहेगा, अल्प रहेगा क्योंकि वात प्रधान है। और गाढ़ बर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिपेशन। आपको क्या लगता है, अपान वायु, लगता क्या है, होता है ये, अपान वायु मल मूत्र का प्रवर्तन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अगर नॉर्मली वायु बढ़ गई है, वायु की वृद्धि है, तो मलमूत्र तो और ज्यादा निकलना चाहिए था, यही दिमाग चलता है ना, क्योंकि वायु मलमूत्र को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ये बढ़ेगा तो मलमूत्र को भी बढ़ाएगा, निकालेगा, ऐसा नहीं है। वायु जब बढ़ता है तो ये स्तंभता लाता है, संकुचन कराता है ना, ग्रह कराता है। तो वायु बढ़ जाएगा तो मल मूत्र को संग्रह कर लेता है, उनको रोकता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, स्तंभन करना। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए वायु क्षय रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या है, वृद्धि रिस्पॉन्सिबल है। वायु बढ़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है पित्त। तो पित्त के लिए हमने क्या पढ़ा है, श्लोक क्या कर्म है इसका, दर्शनम पक्तिर ऊष्मा चा क्षुधा तृष्णा देहम मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधाचा पित्त कर्मा अविकारजम। तो देखने के लिए, पचाने के लिए, है ना, दर्शनम पक्ति ऊष्मा के लिए, इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पित्त कम हो जाएगा अपनी क्वांटिटी से, तो जो ऊष्मा है ना, जो अग्नि तीव्र थी ना, वो कैसी हो जाएगी, मंद होने लगेगी। ठीक है ना, तो पित्त क्षय मंद ऊष्मा अग्निता, ऊष्मा भी मंद होगी क्योंकि ये कम हो रहा है, अग्नि भी कैसी होगी, कम होगी। और भ्राजक पित्त जो होता है त्वचा में जो होता है, वो हमारे त्वचा की प्रभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आपकी त्वचा चमक रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पित्त। अगर पित्त का क्षय होगा तो प्रभा भी कैसी हो जाएगी, उसका भी क्षय हो जाएगा। तो ऊष्मा अग्नि मंद है, प्रभा भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब पित्त का कलर क्या होता है, पीला पीला होता है। तो पित्त बढ़ेगा तो पीलापन बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो प्यास बढ़ेगी। तो सारी जो गर्मी के कारण प्रॉब्लम होती वो सारी पित्त वृद्धि में हो जाएगी। तो पहला तो पीला पीला दिखेगा। और गर्मी जब बहुत ज्यादा लगती है तो हमको क्या क्या चीजें समझ में आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है ना, शीत काम होता है, कोई ठंडा पानी दे दे पीने के लिए तो प्यास बुझा लूं मैं, शीत कामित्व। अल्प निद्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। निद्रा नाश अल्प निद्रता में क्या डिफरेंस होता है, निद्रा नाश का मतलब होता है कंप्लीटली जो स्लीप है आपकी लॉस हो जाता है ना। अल्प निद्रा मतलब थोड़ी बहुत नींद आपको आती है, तो कंप्लीटली लॉस जो होगा वो वात में होगा, और यहाँ पर थोड़ी बहुत नींद आ जाती है। ठीक है, तो गर्मी के कारण और क्या लगता है आपको, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है ना, ठंडी चीजों की इच्छा हो रही है, थोड़ी बहुत नींद आ रही है, चक्कर आ जाते हैं व्यक्ति को, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है। और बल हानि, यहाँ पर अल्प बल है, यहाँ पे बल हानि है। ठीक है, दोनों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी श्लोक से टर्मिनोलॉजी आ गया तो उसका आंसर एक ही होता है, भले हिंदी में मीनिंग दोनों का लगभग सिमिलर हो। ठीक है, इंद्रिय दौर्बल्य, इंद्रियों में दुर्बलता। अभी हमने क्या पढ़ा, मूढ़ संज्ञता, मूढ़ संज्ञता वात क्षय का है, इंद्रिय दौर्बल्य किसका है, पित्त वृद्धि का। अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारी इंद्रियों को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वात। तो कहीं आपको ये याद ना रह जाए कि इंद्रिय दौर्बल्य के लिए वात रिस्पॉन्सिबल है। अब याद करेंगे, वही गर्मी वाला, गर्मी के मौसम में ऐसा लगता है कि आपकी सारी इंद्रियां अपना काम करना बंद कर दी हैं, तो इंद्रियों में दुर्बलता आ जाती है और मलमूत्र कैसा निकलेगा, पीला निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं अगला कफ। कफ के क्षय में कफ क्या करता है, स्नेहो बंधा स्थिरत्वम गौरवम भ्रष्टावलम क्षमा धृतिर आलोवश कप कर्मा अविकारजम। तो स्नेह, बंधा, स्थिरतम, ये सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कफ। ठीक है, तो अगर कफ का क्षय हो जाएगा तो हमारे शरीर में स्नेह नहीं रहेगा, मतलब रुक्षता आ जाएगी। तो कहीं आप आंसर इसका ये ना लगा दे कि रुक्षता आचार्य सुश्रुत ने या जिस भी आचार्य ने वात वृद्धि में बोला, वहां पर ऐसा स्पेशल टर्म नहीं आया, वो किसी और आचार्य के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, है ना। तो रुक्षता जो है वात वृद्धि में नहीं है। नहीं तो हमारा दिमाग क्या चलता है, जनरली आप ही खुद सोचिए कि रुक्षता मतलब वायु का गुण है, मतलब वायु की वृद्धि में होगा। जब वायु बढ़ता है तो कफ का क्षय होता है ना, तो आप ऐसे याद कर लें कि वायु में तो नहीं है, लेकिन वायु के अपोजिट दोष में है, किसमें, कफ में। तो रुक्षता, अंतर्दाह, ये होना चाहिए था वात वृद्धि में पर नहीं है, ये होना चाहिए था पित्त वृद्धि में पर नहीं है। तो दो लक्षण तो हमको ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हमेशा किस प्रकार से क्वेश्चन देता है, जिसमें आपको डाउट हो, वो आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश करता है, आपको उससे बचना है। कैसे बचेंगे, लिख लेना ऐसे कि वात वृद्धि में होना चाहिए था पर नहीं है, कफ में है, कफ के क्षय में।
अंतर्दाह क्या है, देखो अगर कफ बढ़ रहा है मतलब बॉडी में शीतलता बढ़ रही है ना। अगर कफ का क्षय हो रहा है तो बॉडी में उल्टा बोल दिया, हाँ, कफ का क्षय हो रहा है तो बॉडी में क्या बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, है ना। तो अंतर्दाह कफ के क्षय में मिलेगा। आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्माशय में शून्यता, देखो कफ का क्षय होगा इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉडी से क्षय हो जाए, पूरी बॉडी से होगा लेकिन आमाशय में तो रहेगा, क्योंकि उसका जो मेन जगह है वहां पे तो उसको रहना पड़ेगा, ठीक है। और तृष्णा जो कहाँ मिलना चाहिए था, पित्त वृद्धि में मिलना चाहिए था पर वहां पर नहीं है। तो तीन चीजें हमको ऐसी याद करना है, एक वात वृद्धि वाली, दो पित्त वृद्धि वाली, जो मिलना था लेकिन कहाँ मिल रहा है, कफ के क्षय में। एक रुक्षता याद करो, अंतर्दाह याद करो और तीसरा तृष्णा याद करना है। बाकी दुर्बल्य उर्बल्य सब जगह आता है। संधि शैथिल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। संधियों में कौन सा कफ रहता है, श्लेषक कफ रहता है, जो क्या करता है, संधियों का संश्लेषण करता है। अगर इस श्लेषक कफ को मैं यहां से निकाल दूं तो संधियां जो है बहुत ज्यादा फ्लैसिड हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, संधि शैथिल्य बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ मिलता है, अस्थि क्षय में भी मिलता है। तो देखिए कैसे याद कर लेंगे, अब ये बोन है यहाँ पे, है ना, दो बोन है, ये एक बोन है, आपस में मिलके एक ज्वाइंट बनाया है। अगर इस बोन में से थोड़ा सा पार्ट यहाँ से घिस जाए और यहाँ से थोड़ा सा घिस जाने पर कम हो जाएगा तो गैप हो जाएगा, गैप हो जाएगा तो मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होगा। अभी नॉर्मल है तो आराम से मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो दो चीजों में मिलता है, एक अस्थि क्षय में और एक कफ क्षय में। क्या है, संधियों में शैथिलता और प्रजागरण। वही कफ क्षय होगा तो रात में नींद नहीं आएगी, कफ वृद्धि होगा तो अति निद्रता आएगी, एकदम उल्टा है, ठीक है। और बाकी तो सब समझ में आएगा, आ जाएगा आपको। शुक्लता, शैत्यता, स्थिरता, गौरव, अवसाद, है ना, ये सारे कफ के। अवसाद डिप्रेशन में आ जाना, तो कफ वाला ऐसे ही तो होता है, आलसी है, घर बैठा है, बहुत आलसी है, क्या करूं क्या ना करूं, दिमाग भी डिप्रेशन में पहुंच जाता है। तो अवसाद, अति निद्रा, तंद्रा, संधि विश्लेष, अस्थि विश्लेष। यहाँ पे शिथिलता है, यहाँ पे विश्लेषण है ना। विश्लेषण मतलब बहुत ज्यादा वहां पे श्लेषक कफ बहुत ज्यादा आ जाता है तो विश्लेषण हो जाता है। तो दो चीजें यहाँ पर है, ठीक है। और इससे रिलेटेड, हाँ, यहाँ पे तो मैंने आपको अभी नॉर्मल पढ़ाया, बाकी आप अदर आचार्यों का रेफरेंस, जैसे इसका पर्टिकुलर टॉपिक शायद मैंने धातु की क्षय वृद्धि पढ़ाया, यूट्यूब पर ही है, वहां से आप देखिएगा। अष्टांग हृदय का भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दोषों की क्षय वृद्धि भी, उसको हम सेपरेट ही करेंगे। वैसे धातु तो मैंने पढ़ा दिया, अष्टांग हृदय का दोष और पढ़ लेंगे, एग्जाम में वो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ये हमारे क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आपको कमेंट करके सभी को आंसर देना है। जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा और बाकी में वो चीजें आपको याद भी होंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछना शुरू करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूढ़ संज्ञता कहाँ मिलता है, मूढ़ संज्ञता। दूसरा है निष्प्रभत्व। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, शीत कामित्व। अब उष्ण कामित्व कंफ्यूज करेगा लेकिन ध्यान से, है ना, हमने ऐसा कफ में नहीं पढ़ा, क्वेश्चन लीक कर दिया मैंने। उष्ण कामित्व कहाँ मिलता है। पांचवा क्वेश्चन है गाढ़ वर्चस्व। छठवा क्वेश्चन रुक्षता कहाँ मिलेगा और अंतर्दाह कहाँ मिलेगा। अंतर्दाह सही स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है। सातवां क्वेश्चन लिखेंगे इंद्रिय दौर्बल्य। इंद्रिय में दौर्बल्यता कहाँ मिलता है। आठवां क्वेश्चन है तृष्णा कहाँ मिलता है। नौवां क्वेश्चन है संधि शैथिल्य। संधि शैथिल्य। और 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका मंदूष्म अग्निता। मंदूष्म अग्निता ये कहाँ मिलता है। तो 10 के 10 क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट करके देना है। सभी का आंसर मैं चेक करती हूँ, भले ही वहां पे कोई कमेंट नहीं करते लेकिन सभी के आंसर प्रॉपर देखे जाते कि आप कितने एक्टिवली तरीके से उसको वीडियो को पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें।
थैंक यू सो मच।